हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। ईवीएस की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। सो अगर फर्स्ट पेपर के लिए कोई तैयारी कर रहा है सीटेट की तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। बाकी सेकंड पेपर की तैयारी अगर कोई एसएसटी से कर रहा है तो भी हमारे चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि एसएसटी मैं यहाँ कंप्लीट कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें संविधान आज पहला सेशन है। तो आइए चलते हैं टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा है, और ये जो संविधान है हमारे देश का, वो संविधान सभा की असीम मेहनत, लगन और संघर्षों का परिणाम है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या कौन अध्यक्ष थे, कैसे कैसे इस समिति का गठन हुआ। तो सब कुछ हम लोग डिटेल अभी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे इस देश के संविधान सभा के, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कार्यवाहक अध्यक्ष वो अध्यक्ष होते हैं जो कि टेम्पोररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जिनको कुछ टाइम के लिए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे संविधान सभा की। 11 दिसंबर को संविधान सभा ने अपना परमानेंट अध्यक्ष चुना, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्तावना संविधान सभा का लाया गया, जिसे 22 जून 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगस्त प्रस्तावना को गठन किया, जो कि 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। ठीक है, इस संविधान सभा जो है उसमें 11+1 12 सा अधिवेशन हुए। ठीक है, इस 12 संविधान सभा की अधिवेशन का ही परिणाम, जिसका परिणाम निकला, जो कि संविधान बन के देश के लिए तैयार किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें 207 मेंबर्स ने भाग लिया, और जिसमें 9 फीमेल मेंबर थी। इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संविधान सभा ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसमें हमारी भारतीय महिलाओं ने भी बखूबी अपना साथ निभाया है, अपना योगदान दिया है। ठीक है, इस संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292+4 जो ये था अंग्रेज, ब्रिटिश, भारत निर्वाचित। देखिए, हमारा देश उसमें इसके जो मेंबर्स का चुनाव करने के लिए देश को कई हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें से 292 जो सदस्य चुन के आए थे, वो निर्वाचित सदस्य थे अपने एरिया से, जिसमें 4 हैं वो चीफ कमिश्नरीज हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा 93 जो मेंबर्स थे वो देसी रियासतों से थे, और ये जो देसी रियासतें थे उनको छूट दी गई थी कि वो अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव अपने मन के हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो मेंबर्स हैं 292+4+93 = 389 मेंबर्स, ये हैं कंप्लीट संविधान सभा के मेंबर। ठीक है, संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1949 को ये संविधान था, वो हमारा आंशिक रूप से तैयार हो गया था, जिसका अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसमें इस संविधान सभा के फाइनली जो मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए थे, उनकी संख्या 284 मेंबर्स ने संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये था संविधान सभा। एक्चुअली जो पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो हाँ, सबसे पहले जो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली
एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1947 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का नया प्रारूप तैयार किया और 150 सालों की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तैयार करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। अब हम लोग बात करते हैं संविधान की कि संविधान होता क्या है। तो देखिए, संविधान एक नियमों का समूह है, एक दस्तावेज है जो कि देश को चलाने की व्यवस्था के रूप में उपयोग की जाती है। इन नियमों को उपयोग कर नागरिक अपने सपनों का देश बना सकता है। इसीलिए संविधान सभा ने एक दस्तावेज को तैयार किया कि जो देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करे, वो लोग जाएं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में वो लोग देश के जो चुन के गए हैं मेंबर्स जब शासन कार्यपालिका के रूप में जब देश का शासन का बागडोर संभालते हैं, तो वो लोग इस देश का कार्यभार, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था सब कुछ संविधान के हिसाब से करें जो कि हमारे संविधान सभा ने बनाया है। हम संविधान को थोड़े और डिटेल में जान सकते हैं एनसीईआरटी की भाषा में कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अभी संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ठीक है, तो देखिए इस बात को पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वो उसके पास अपना संविधान होगा ही, क्योंकि लोकतांत्रिक देश वो देश होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और वो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं और कार्यपालिका के रूप में देश का शासन की बागडोर संभालते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है जिन जिन सारे देशों के पास जिनके पास अपना संविधान है वो लोकतांत्रिक ही है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक है कि किस देश के पास अगर संविधान है और एक है कि लोकतांत्रिक देश है। अगर लोकतांत्रिक है तो नेचुरल से है कि उसके पास अपना संविधान होगा, बट अगर संविधान किसी देश के पास है तो ये जरूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक ही देश होगा, क्योंकि इसका सबसे जीता जाता उदाहरण हमारे सबसे नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास अपना संविधान है बट वो लोकतांत्रिक देश नहीं। जैसा कि हम जानते हैं पिछले काफी टाइम से वहां पे आर्मी का प्रशासन चल रहा है, तो ऐसे में ऐसे देश को हम वहां पे तानाशाही व्यवस्था मानी जाती है, बोली जाती है, क्योंकि वहां पे आर्मी ही शासन करती है। तो ऐसे देशों में लोग अपना संविधान तो है बट तो लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, पहला यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा, अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दस्तावेज है, संविधान है, वो आदर्शों का एक सूत्र है जिसके आधार पर लोग अपने देश को अपनी इच्छा, अपने सपनों के हिसाब से बनाना चाहते हैं कि हमारे देश का शासन प्रणाली ऐसे हो, सिस्टम ऐसे वर्क करे। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में इसलिए प्रावधान की गई। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पे एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमारा देश डाइवर्सिटी से भरा हुआ, बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, रीति रिवाज है, भाषा है। तो नेचुरल सी बात है वहां पे विचारों में विभिन्नता भी होगी,
विचारें कई बार क्लेश भी कर सकती है, लेकिन संविधान बनाने के पीछे संविधान सभा की यही एक योजना थी कि हमारा जो स्वतंत्रता के बाद जो हमारा देश बने उसमें इतनी सारी जो चैलेंजेस हैं अंग्रेजी सेना के जाने के बाद जो होंगी उसको हम लोग फेस भी करें और अपने देश को उन्नति की राह पे अग्रसर भी कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए एक शासन प्रणाली होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी उस देश को एक अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है। इसके लिए इसके ज़रिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं, जिनकी हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को संविधान के बारे में अच्छे से समझ डेवलप हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर कोई चीज़ सिस्टम में अगर लाया जा रहा है, तो ज़रूरत क्यों आया? क्यों लाया गया? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए हमारा घर है, तो घर में रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, डिसिप्लिन होता है, तभी घर में अगर 4 मेंबर्स तो सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। और इसमें एक सौहार्द भरा इन्वायरमेंट भी बना रहता है। इसी तरह से हमारा देश तो बहुत बड़ा है, उसमें देश की जनता भी लगभग थी 30 करोड़ या 40 करोड़ के राउंड हमारे देश में जनता थी। तो उस जनता को संभालना भी आसान बात नहीं था और अंग्रेजी सेना ने हमारे देश को कम्प्लीटली बुरी तरीके से पूरा चूस लिया था। तो ऐसे में हमारा देश जब अंग्रेज छोड़ के जाएंगे और उसके बाद सिस्टम को अपने हाथों में लेना भी एक चैलेंज भरा टास्क था। संविधान सभा ने सोचा कि ऐसे प्रावधान रखे जाएं जिससे देश को सही तरीके से बागडोर संभाली जा सके और जो जो चैलेंजेज हैं देश की उन्नति के प्रति उसकी रक्षा के प्रति उनको भी अच्छे से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो इसकी रीजन संविधान की जरूरत क्यों पड़ी उसके रीजन पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि इसको हम लोग बस मैं ऐसे आपको समझा दे रही हूँ और आप लोग इसको समझ लीजिए कि लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में हमें मिलता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करते हैं जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो हमारी भारतीय संविधान ने इसीलिए ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंड में दिए हैं। ठीक है, तो पहला रीजन ये था, ठीक है, कि कोई भी सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, तो इसको मौलिक अधिकारों के कानून में दे दिया गया। दूसरी चीज है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। ठीक है, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, अब तीसरा रीजन हमें संविधान क्यों लाना जरूरी था हमारे देश में, हम खुद को अपने आप से बचा सके, ये भी इस संविधान को लाने का एक मुख्य कारण था। ये सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, बट कई बार हम किसी मुद्दे पे बड़े तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के नुकसानदेह हो सकते हैं। ठीक है, संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करती है। तो ये भी एक रीजन होता है। चौथा रीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी है कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे हम बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचा सकते हैं, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पे कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि अगर दलगत राजनीति यानी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंपना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर
लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। तो इसीलिए संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे कि हमारे देश में संविधान को लाया गया। अब बात करते हैं संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, तो मुख्य लक्षणों में ये जो 5 लक्षण हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है संघवाद। संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब इनको हम थोड़े से डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये जो 5 लक्षण हैं ये क्या क्या होते हैं, फाइनली इनका मतलब क्या होता है। संघवाद फेडरलिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म मतलब संघवाद। संघवाद का मतलब क्या है? संघवाद, एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, पंचायती राज। ठीक है, तो इन तीनों को रखने का उद्देश्य क्या था, ये बात समझने की है। इन सारे जो समुदायों की जो उपस्थिति है का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश की फैसले न लेने न दें। एक्चुअली जो संविधान सभा थी उनको डर था कि जो जो कार्यपालिका हो वो अपने देश में कहीं ऐसे इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगे। इसीलिए उन्होंने जो सरकार की इसको 3 स्तर में बदल दी है और राज्य स्तर को भी उन्होंने पावर्स दिए कि वो अपने कुछ फैसले होते हैं अपने इलाकों के हिसाब से कर सकते हैं और कुछ ऐसे पावर भी जो दिए कि कुछ मुद्दों पे अपने वो फैसले भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए केंद्र सरकार की अलग अपनी मतलब शासन अलग पावर्स होंगे, राज्य स्तर की सब साथ में मिलके सत्ता को बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ सबके कुछ कुछ अलग अलग पावर्स भी दे दिए गए हैं कि ऐसा भी ना रहे कि कंप्लीट एक ही सिस्टम पूरे दोनों नीचे के जो राज्य स्तर और पंचायती राज को कंट्रोल करें, ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके पीछे बस एक ही रीजन था कि कहीं कोई पूरा निरंकुश सरकार ना हो जाए, केंद्र को इतनी पावर ना मिल जाए कि केंद्र ही पूरे सिस्टम को डोमिनेट करने लगे। ठीक है, तो ये बात हुई संघवाद। अब संघवाद की बात हम देख लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी का नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि हम जब भी न्यूज सुनते हैं तो डेमोक्रेसी की बात आती है। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र, तंत्र जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो उसको लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरह होगा? देखिए, जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर रही थी तो ये उनका अपना एक सोच था कि देश की जो सत्ता होगी, देश के जो शासन की जो बागडोर संभालेगा वो देश की जनता के द्वारा चुन के आए हुए लोग ही संभालेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे संविधान में हमारे प्रावधान है कि जो भी लोग 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं वो देश में जब चुनाव होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने मनपसंद नेता को चुनाव करेंगे और वो नेता पार्लियामेंट में संसद में जाते हैं और हमारे देश का शासन का कार्यभार, कानून, सिस्टम को सब कुछ संभालते हैं और मैनेज करते हैं। तो यही सारी चीजें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आती हैं। सरकार के सभी स्तरों पर इसको समझने की जरूरत है। प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करें। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान ने लोगों को ये पावर दिया हुआ है, मौलिक अधिकार है कि सभी नागरिक अपने मनपसंद नेता का चुनाव कर सकते हैं वोट डाल के।
ठीक है, भारत का संविधान सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। ठीक? अब हम लोग बात कर लेते हैं शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों के बंटवारे में देखिए, जो सरकार है उसके 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है वो कानून को इम्प्लीमेंट करती है और शासन के बागडोर संभालती है, और न्यायपालिका न्याय प्रणाली को संभालती है। ठीक है, तो इन तीनों में शक्तियों का अलग अलग बंटवारा किया गया है, और तीनों में ऐसी व्यवस्था कि तीनों एक दूसरे को साथ में रह के एक दूसरे को बैलेंस भी करेंगे, ताकि सत्ता का जो संतुलन वो बना रहेगा। ठीक है, एक्चुअली जो इसके पीछे रीजन था, उसके पीछे संविधान सभा को एक्चुअली भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही कर दे। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित की जा सके। इसीलिए इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग हैं, और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, और ये इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन भी बना रहता है। ठीक है, ये है सेपरेशन ऑफ पावर। अब हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो सबसे जो चीजें हैं कि है संविधान ने हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए। इन मौलिक अधिकारों में 6 मौलिक अधिकार यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे सामने हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान ने हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं। तो इन अधिकारों में क्या है? ठीक है, तो समानता का अधिकार क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, देश के कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा समानता का अधिकार, कि मतलब देश में सारे नागरिकों को जो संविधान ने समान रूप से देखती है, उसके हिसाब से सभी धर्म के लोग, जाति के लोग और लिंग के अधिकार समान हैं, और सबको समान सुरक्षा और कानून प्रदान करता है। ठीक है, बात अब सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो मतलब कोई कुछ भी अगर करना चाहता है, एजुकेशन से रिलेटेड, अपने व्यवसाय से रिलेटेड, कहीं घूमने जाने के प्रति, कोई कारोबार करना चाहता है, तो इसके लिए वो कम्प्लीटली स्वतंत्र है। इसमें सरकार का या राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से अगर कोई बच्चा है, 14 वर्ष से कम का बच्चा है, अगर उसको मजदूरी पर कोई रखता है, तो ये अपराध समझा जाएगा। ठीक है, तो मानव व्यापार और कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पे रखना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में माना आता है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है,
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार मिलता है संविधान में हर नागरिक को। ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब देखिए संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। देखिए संविधान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी प्रावधान दिया गया है कि अल्पसंख्यक अगर कोई समुदाय है वो अपनी धार्मिक उसकी धर्म से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड अगर प्रचार प्रसार करना चाहता है या उसके बढ़ोतरी के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहता है तो ये भी मतलब ये मौलिक अधिकार में उसको स्थान दिया गया है। ठीक है। अब बात आती है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके विरोध में अदालत में जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। अब बात आती है धर्म निरपेक्षता की। तो धर्म निरपेक्षता मतलब सेक्युलरिज्म उसको इंग्लिश में बोलते हैं। धर्म निरपेक्षता जहाँ सारे धर्म बराबर हो उसको धर्म निरपेक्षता बोलते हैं। ठीक है। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे। ठीक है। तो हमारे संविधान में प्रावधान रखा गया है कि राज्य की नजर में सारे धर्म बराबर होंगे और वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। उसकी नजर में सारे धर्म बराबर होंगे तो यही धर्म निरपेक्षता बोला जाता है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि संविधान का निर्माण हो चुका है और हमारे जो हमारे हमारे निर्माण हो चुका है और संविधान सभा के 2 मेंबर्स हैं एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। जो जी ठीक है। अब बात आती है कि संविधान जो बन गया इसमें इतने सारे चीजें थी। संविधान सभा थी तो उसके संविधान को लाने के पीछे रीजन क्या था कि संविधान सभा संविधान के लक्षण क्या थे। लेकिन संविधान जो हमारा बना हुआ है बहुत सारे देशों से हमने कई सारे प्रावधान लिए हुए हैं क्योंकि ये अच्छी चीजें हैं कि हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे उनके संविधानों में अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं और अगर हम कहीं से अच्छाइयाँ लाते हैं और अपने देश में और अपने संविधान में इसको प्रावधान को अगर जगह देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और रिसर्च के फलस्वरूप जो भी देश कुछ कुछ देशों में कुछ कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि हमारे इंडिया के संविधान में शामिल किए जा सकते थे और वो काफी अच्छे मतलब थे। इसीलिए संविधान सभा के मेंबर्स ने फाइनली रिसर्च के बाद कुछ प्रावधानों को अपने देश में अपने संविधान में शामिल किया। तो उसमें जो कुछ कुछ प्रावधान है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान से हमने जो लिया है वो है सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन। ठीक है। तो ये सारे जो प्रावधान हैं वो भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं और ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जो दूसरा ये प्रावधान है ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका संविधान से लिए जाने वाले जो प्रावधान है वो है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। ठीक है। आयरलैंड के कुछ प्रावधान भी शामिल किए गए वो इस तरह हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। ठीक है। फ्रांस
के संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं। वो इस तरह है: गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। कनाडा के संविधान से कुछ प्रावधान लिए गए हैं। वो इस तरह है: एक मजबूत केंद्र के शासन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार। ये सारे जो प्रावधान हैं वो कई सारे देशों से इस तरह लिए गए और हमारे देश के भारत के संविधान में शामिल किए गए। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है: भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य के क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है संप्रभु लोगों की राजनीति संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। देश की सरकार की संपत्ति, सरकार की विस्तृत कार्यक्षेत्र का देश की चुनी हुई सरकार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए। धर्मनिरपेक्ष, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि जब राज्य के सामने सारे धर्म बराबर होते हैं उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। दूसरा है लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंत संबंध में कौन सा कथन अधिक मान्य है? तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वह लोकतंत्र है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश अपनी सेना को अधिकार देता है। ठीक है, तो लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध में कौन सा कथन अधिक मान्य है? तो आप लोग बताइए। देखिए, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है वो अपने नागरिकों को अधिकार देता है, और तीसरा है प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वो लोकतंत्र है। तो ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि जो देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है उसको लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो ये था संविधान जो कि आज मैंने कंप्लीट कर दिया है, और हम लोग पॉलिटी का नया सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आगे इसके जो भी चैप्टर्स हैं वो भी कवर करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।